हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। यानी कि मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा स्ट्रेट लाइन मोशन से, और उसकी जो इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है ना, पहले आज हम उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी फर्दर स्टडीज़ जो हमें करनी है, जैसे कि वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन जो आज की क्लास है वो सिर्फ हमारी डेडिकेटेड है स्ट्रेट लाइन मोशन के बेसिक्स की तरफ। और स्पेशली मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि जो उसमें यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास को ही फॉलो अप कर रहे हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया है कि मोशन क्या होता है एंड रेस्ट क्या होता है। एंड इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट line motion, right? So let's start the class. Okay, चलिए। सबसे पहले चीज है बच्चों, टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, नाउ वी नो वेरी वेल दैट इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड इट्स पोजीशन चेंजेस लुक लाइक अ स्ट्रेट पाथ, अगर उसकी पोजीशन एक स्ट्रेट पाथ में चेंज हो रही है तो देन वी विल से दैट दिस मोशन इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट? इट्स वेरी इजी। नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द स्ट्रेट लाइन मोशन इज द इनिशियल पोजीशन, राइट? इन डेफिनेशंस यू विल स्टडी दैट जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो इसमें इस टर्म का बहुत यूज होगा, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल पोजीशन। देखो, एक बॉडी है, राइट? एक बॉडी है। देखिए समझिए, लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस और यहाँ पर वो एक बॉडी रखा हुआ है। अब ये जो बॉडी है ये मान लीजिए इस ए पॉइंट पर रखी है। तो क्योंकि आप जो यहाँ खड़े हो, आप ये जहाँ खड़े हो, जहाँ से आप अब इस बॉडी के ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, इस बॉडी की क्या करने वाले हो? ऑब्जर्वेशन करने वाले हो। तो जिस पॉइंट से आपने ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट करी ना बच्चे, यानी कि ये पॉइंट ए ही बच्चे कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? द पॉइंट फ्रॉम विच द जर्नी ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स और द पॉइंट फ्रॉम विच यू हैड जस्ट स्टार्टेड टू टेक द ऑब्जर्वेशंस, दैट पॉइंट इज सपोज्ड टू बी द इनिशियल पॉइंट। उस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं, राइट? क्लियर? वेरी सिंपल। आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज फाइनल पोजीशन। अब भाई देखो हमने ये कहा था भाई हमारे पास ये बॉडी है, ये सरफेस है, ये हमारे पास बॉडी रखी है, बॉडी इस ए पोजीशन से स्टार्ट कर रही है मोशन को। आप यहाँ खड़े हो, आप इसके मोशन को स्टडी कर रहे हो, राइट? मोशन खत्म होता है इसका, इस बॉडी का यहाँ पर, इस पोजीशन पर इसका मोशन खत्म हो जाता है। तो ये जो फाइनल पोजीशन बना, दिस पोजीशन जहां पर इसकी जर्नी खत्म हो गई है, जहां पर इसने मोशन करना बंद कर दिया, जहां पर आपने ऑब्जर्वेशन लेनी बंद कर दी, यू कैन ट्रीट इट एज यू कैन, बट द पॉइंट इज कि यहां पर अब इस बॉडी का मोशन नहीं होने वाला है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी जर्नी का लास्ट पॉइंट था, एंड पॉइंट था। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये पोजीशन बच्चों कहलाएगी फाइनल पोजीशन, right? So B is the final position. If I'm writing B is our final position and A is our initial position. A हमारे लिए क्या बनेगा? इनिशियल पोजीशन बनेगा। सो द फैक्ट इज कि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उसको आपको इनिशियल पोजीशन की तरह ट्रीट करना है, जहां पर आपका मोशन खत्म हो गया उसको आप ट्रीट करेंगे फाइनल पोजीशन की तरह, ठीक है? आगे चलिए आगे चलते हैं भाई। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होता है भाई? देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और नाउ यू नो कि एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी तो उसके दो पॉइंट्स होंगे, एक होगा इनिशियल पॉइंट, एक होगा फाइनल पॉइंट, राइट? अब सोचो अब आप इस बात को कुछ इस तरीके से सोचो कि मान लीजिए वापस से अपने पास एक सरफेस आया, ठीक है? यहाँ मेरी एक बॉडी रखी हुई थी, ठीक है? यहाँ उसने अपनी जर्नी को ख़त्म कर दिया। ये इसका पॉइंट ए है, दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी, ये इसका पॉइंट बी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ए से बी तक आने के लिए इसने कोई रास्ता सेलेक्ट किया है, इसने कोई एक पाथ लिया है। नाउ द शेप ऑफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन एंड दिस पाथ लेंथ, ये जो इसने पाथ चला है ना बच्चे, ये वाला जो पाथ चला है, इसकी कोई लेंथ होगी, इसकी कोई मेजरमेंट होगी, इस पाथ की कोई लेंथ होगी या नहीं होगी? आप खुद सोच के बताओ। इस पाथ की कोई लेंथ होगी ना? तो यही पाथ अगर आप लेंथ में कैलकुलेट करके उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिस्टेंस। इसी क्वांटिटी को बच्चों हम डिस्टेंस बोलते हैं। कि भाई दो पॉइंट थे,
पार्टिकल या बॉडी जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रही है, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में जो उसने रास्ता लिया है उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसका कुछ मेजरमेंट होगा, एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ इज व्हाट यू मीन बाय डिस्टेंस। इस मेजरमेंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, राइट? इस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। एंड दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल्स, ईदर यू विल यूज स्मॉल एस और यू विल यूज कैपिटल डी, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। एंड द एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट। Now for displacement it is very clearly written as that the shortest path between final and initial position। बच्चे सबसे छोटा रास्ता फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग आपको आई होप क्लियर हुई होगी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। तो जल्दी से उस डिस्कशन पे आते हैं। जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। न्यूमेरिकल को अभी हम बाद में बच्चे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ना, पहले आप वो समझो। आप ऐसा समझो, मान लो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं, राइट? अगेन ये हमारे पास वो बॉडी है, राइट? ये बॉडी यहां पहुंच गई, तो ए हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, बी हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, बी यहां पहुंच गया, ठीक है भाई? नाउ आई हैड सेड कि ये जो रास्ता इसने सेलेक्ट किया है, इसकी मेजरमेंट कर लोगे तो ये डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है? ये किसके बराबर है भाई? डिस्टेंस के बराबर है, ये आपने कहा दिस इज अवर डिस्टेंस। नाउ लेट्स सपोज मैं यहां से गया था, मैं इस रास्ते को फॉलो करके गया, तो जब मैं ये वाला रास्ता सेलेक्ट करूंगा, लेट्स सपोज दिस द नेम ऑफ दिस पाथ इज ACB, तो ये भी हमारे लिए क्या है? इसको हम D1 कह देते हैं, ये हमारा D2 है, ये D2 रास्ता लिया गया है, DCB। समझ में आया यहां तक? अब आप ये सोचो कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन दोनों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा था A से B तक जाने का? What was the length of the path which can be used as the shortest path between these two points A and B? तो आपका जवाब क्या होगा? It is very clear that D1 is going to be smaller as compared to D2. Because D1 is smaller and D2 is larger, that is why we will say that this D1 is supposed to be the displacement. D1 को आप क्या मानोगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट मानोगे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि वो जो हमारी इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन थी ना, उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता ढूंढो। उनके बीच में सबसे छोटा रास्ता ढूंढो, जो आपको सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल से समझो बच्चों, मान लो कि आप यहां से यहां गए, दिस इज योर पोजीशन A, दिस इज योर पोजीशन B। इस केस में अगर मैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या होगा? क्या दोनों ही सेम नहीं है? जस्ट थिंक ऑफ इट, क्या दोनों सेम नहीं है? भाई A से B तक जाने का रास्ता यही है, यही एक रास्ते पे आप गए हो, तो डिस्टेंस मेजर करो चाहे डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, दोनों तो एक ही है। तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, वो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। नाउ लेट्स थिंक, अब आप B से यहां भी गए, C पोजीशन पर आ गए। नाउ लेट्स सपोज इफ आई एम आस्किंग अबाउट दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, तो आप कहेंगे भाई हम पहले A से B गए, देन हम B से C गए, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो बन गया AB प्लस CD। What was our total distance? It will going to be AB plus BC. Now if I am saying what is the value of the displacement, now I am asking about what is the value of the displacement. तो देखो आपका इनिशियल पॉइंट ये है, आपका फाइनल पॉइंट ये है। आप मुझे बताओ कि कौन सा सबसे छोटा रास्ता बनेगा? यहां से A से C तक जाना है, कौन सबसे छोटा रास्ता आप सोच सकते हो? क्या आपके दिमाग में ये वाला रास्ता नहीं आ रहा? यही वाला रास्ता आया ना? सो द डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली AC। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? AC है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा रास्ता है वो अब आपको कैसे ढूंढना है? इस एग्जांपल में आपको मैं यही समझाना चाहता हूं, वो जो सबसे छोटा रास्ता है वो आपको कैसे ढूंढना है। आप बस ये देखो कि फाइनल इनिशियल पोजीशन कहां पर है और उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। बच्चों एक बात आप खुद सोच के बताओ, फैक्ट वाली बात है कि दो पोजीशंस रखी हैं,
ठीक है, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई रास्ते में ऐसी कोई रुकावट नहीं है और आपको सबसे जल्दी पहुंचना है, तो आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करोगे? या क्या लगता है कौन सा रास्ता होगा जिसमें आप सबसे जल्दी पहुंचोगे? सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन। सब सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। सो दिस इज द सेकंड फैक्ट। फर्स्ट अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैन बी इक्वल, एंड द सेकंड फैक्ट इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस विल ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? सो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। तो नाउ लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। इन दिस फिगर इट इज ऑलरेडी रिटन एज दैट ए बी सी डी। आपके पास देखिए 4 पोजिशंस हैं, ए बी बी सी एंड सी डी। दैट मीन दीज आर द पाथ ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी, राइट? नाउ इफ आई एम आस्किंग अबाउट now what I'm asking is find the distance and displacement in the following cases। आपको इन कुछ केसेस दिए गए हैं बच्चों 3, इसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। सो पहला डिस्टेंस जो बच्चों कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है A to B। Now let's find out the positions। Let's find out the position। So the positions for A to B is this। These are the positions A to B and this is already clear that ये completely एक straight line path है। तो distance और displacement इसमें क्या होने वाला है? Same होने वाला है। And it is already written that distance is 5 meter and displacement will also going to be 5 meter। यानी इस वाले क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा 5 and 5। दोनों का आंसर क्या होगा? 5 5 होगा। क्लियर हो गया वाला पार्ट? क्योंकि देखो एक ही रास्ता है ना, जो सबसे छोटा रास्ता बन सकता था वो भी 5 मीटर है, क्योंकि सीधा रास्ता और कोई रास्ता है नहीं इसके पास आने जाने के लिए, और डिस्टेंस जो कवर हो रहा है टोटल वो भी वही है। यानी इस केस में दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड इज सेइंग दैट ए टू सी। अब आपको ए से सी के बीच में निकालना है बच्चों। नाउ फर्स्ट पोजीशन इज दिस, सेकंड पोजीशन इज दिस, आपको इनके बीच में निकालना है। अब देखो एक बात तो क्लियर है, ये गया 5, ये गया 4, तो डिस्टेंस तो हो गया बच्चों सीधा सीधा 9 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया भाई? 9 मीटर हो गया, ये कंफर्म हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सोचो, देखो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट बनेगी ना, और देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा भाई? ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अगर हम ये अप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? देखो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 square that is 25 plus 4 square that is 16। Now we will get the answer is equal to under root of 41। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है it will be going to be under root 41 meters। Clear? Now A to A। Now think about A to A। A to A का बच्चों मतलब ये हुआ कि आप ये गए और फिर वापस घूम के आ गए। आप ए बी सी डी ए पूरा गोल चक्कर काट के वापस आयो। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आप भाई 5 मीटर चले, 4 मीटर चले, 2 मीटर चले, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 तक तो समझ में आ गया। अब ये डिस्टेंस देखो दिया नहीं हुआ है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस वाली लाइन को ज्वाइन कर लें, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर कम हो जाएगा। अगर ये 2 मीटर कम हो जाएगा बच्चों, तो फाइनली जो बचेगा आपके पास ये बचेगा। ध्यान से देखो सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस ट्रायंगल। तो अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये डिस्टेंस 3 होगा, क्योंकि वो टोटल 5 था, 2 माइनस कर दिया आपने, और देखो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 4 होगा। तो नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर द पाइथागोरस थ्योरम, और अब आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इट विल कम आउट टू बी 3 3 is 9, 4 4 is 16, 16 + 9 is 25, right? 3 3 is 9 plus 4 4 is 16, so this will come out to be under root of 25, that is this will come out to be the 5 meter। यानी वो 5 मीटर एक्स्ट्रा और चलेगा। अगर 5 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो 5 + 5 10, 10 + 4 12, 14, 14 + 2 16, 14 + 2 will going to be 16। that means the total distance will come out to be 16 here। यहाँ पर total distance क्या आएगा बच्चों? So the total distance will going to be 16 meters। total distance हमारा कितना बन गया? 16 मीटर बन गया। Now just think of the displacement part। डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखो बच्चों, क्या फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम नहीं है? जहां से स्टार्ट किए थे वहीं आगे। सबसे छोटा रास्ता क्या है? क्या होगा सोचो? क्या वो जीरो नहीं है? क्या वो जीरो नहीं है इस बार? भाई जहां से शुरू किया था वहीं आकर रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टकट तो मारने की जरूरत ही नहीं है। जब शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां पर खड़े हो वहीं पर पहुंचना था, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो बन सकता है। और कौन से वाले पाथ में डिस्टेंस जीरो बनेगा? देखो साइक्लिक पाथ में। साइक्लिक पाथ का मतलब ये मत समझना कि सर्कुलर गोला होना चाहिए, नहीं, जहां से शुरू किया वहीं से घूम के वापस पहुंच गए, जहां से शुरू किया वहीं पर घूमकर वापस पहुंच गए, ए से शुरू किया वापस ए पर आ गए, तो आपका साइक्लिक पाथ कंप्लीट हो गया। साइक्लिक पाथ कंप्लीट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में बच्चों क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर? समझ में आया न्यूमेरिकल? अब देखिए फटाफट से हम इनके आंसर्स को एक बार मैच कर लेते हैं। 5 मीटर, 9 मीटर, 14 मीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट 11 मीटर बच्चों, ये 11 मीटर नहीं है, यहां पर आएगा 16 मीटर। अब याद रखिए हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है, माय मिस्टेक, हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया, बट इट विल गोइंग टू बी 16 मीटर। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों देखो मैंने जो कैलकुलेट किया ना, जरा ध्यान से देखो, मैंने ए टू डी का कैलकुलेट कर दिया है। सो इट इज वेरी गुड। हमारे पास एक और पार्ट आ गया नाउ ए टू डी, हम ए टू डी भी चेक कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। देखिए ए टू बी कितना जाएगा? 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11। सो दिस आंसर इज राइट, ये आंसर राइट है ए टू डी के केस में ना, ए टू ए के केस में नहीं, ए टू डी के केस में कितना हो गया? 11 मीटर हो गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट गो मी लाइक दिस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वाला, ये हम कैलकुलेट कर चुके, डिस्टेंस 5 होता है, तो देखिए 5 भी लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए ए टू डी एक और पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया। ए टू ए के आपको आंसर पता लग गया बच्चों। ए टू ए का आंसर ये है, क्या है? डिस्टेंस 16 आएगा एंड डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, देखो ये एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, राइट। इसका आंसर बच्चों आप मुझे खुद देंगे, मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा अभी, ठीक है। ए टू बी कैलकुलेट करना है, ए टू सी कैलकुलेट करना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट ए टू ए, ठीक है। एंड एड वन मोर पार्ट विच इज ए टू डी। आप ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट कर लो इसमें। सो आप मुझे इन 4 पार्ट्स के आंसर भेजोगे, ठीक है। मैं भी आपको आंसर नहीं बता रहा, आप कमेंट सेक्शन में आके आंसर अपने भेजो, देन आई विल गिव यू द राइट आंसर। ओके, जिसको गलत होगा मैं बता दूंगा, राइट। सो क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन में है क्या बच्चों? क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि आप एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, इस बार ए से घूम रहे हो और बी सी डी होते हुए घूमते हुए जाते हो। नाउ मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो अभी आपसे ये पूछ रहा हूं कि देखिए रेडियस दे रखा है सर्कुलर पाथ का। अब आपको ए से बी, अगर आप ए से बी घूम के जाते हो तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ए से सी घूम के आते हो तब बताना है, ए से ए घूम के आते हो तब बताना है, ए से डी घूम के आ जाते हो तब बताना है, राइट। आपको ये 4 केसेस के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए, Now here comes distance versus displacement। अब एक छोटा सा डिफरेंस आपको करना है बच्चों, and it is a very important question for your exam point of view। कई बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, स्टार्टिंग में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस बताइए, राइट। सो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिस्टेंस की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि आप ए से बी तक जा रहे हो, राइट, आप ए से बी तक जा रहे हो, क्या अगर आप वही डिस्टेंस बी से ए तक मेजर करते तो क्या वैल्यू अलग आती? जैसे हमने वो ए से बी निकाला था 5 मीटर, अगर हम बी से ए मेजर करते तो क्या डिस्टेंस 5 मीटर नहीं आता? 5 मीटर आता ना। तो क्या हुआ, डायरेक्शन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। इसलिए डिस्टेंस की हम कहते हैं बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन आप याद रखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। क्यों होती है? जरा ध्यान से सोचो। आप ए से बी गए, बी से सी गए थे, आपने एक ए सी वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, है ना। मैं फिर यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं इस वाले को। क्या किया था? हम ए से बी गए थे, बी से सी गए थे और हमने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। यही किया था ना, यहां से यहां, ये हमारी डायरेक्शन थी जाने की, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लूं अपोजिट डायरेक्शन में, पहले तो मुझे ये बताओ क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा? अगर ये 5 मीटर था तो क्या अभी ये डिस्टेंस क्या नहीं है? 5 मीटर ही है ना, मतलब सेम ही है ना। लेकिन जरा समझो डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या फर्क पड़ रहा है? डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आप ये सोचो, आपका इनिशियल पोजीशन ये था, आपका फाइनल पोजीशन ये है। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको तो ये ढूंढना है कि सबसे छोटा रास्ता कहां है। तो आप छोटा रास्ता निकालने के लिए बच्चों इनिशियल से फाइनल की तरफ ही तो दौड़ते हो। आप अगर 2 पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं से तो छोटा रास्ता देखोगे ना, या आप वहां से रास्ता देखोगे कि भाई मैं पहले वहां पहुंच जाऊं, वहां से देखता हूं छोटा रास्ता कौन सा है। अगर भाई आप पहले पहुंच ही गए तो आप शॉर्टकट क्यों ढूंढोगे?
जब आप उस फाइनल पोजीशन पर पहुंच ही चुके हो तो आप छोटा रास्ता क्यों ढूंढोगे? आपको छोटा रास्ता तो ढूंढने की जरूरत इसलिए है ना क्योंकि आपने अभी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, एंड व्हाट यू वांट इज कि आप कम समय में उस जर्नी को कंप्लीट कर लो. सो यू वांट टू कवर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, and that is the smallest distance which is supposed to be the displacement. So that is why we always go the direction of the displacement. We never say that the displacement is from final to initial position. No, we will always say that it is the shortest distance between initial and final position. Clear है बच्चों? So that is the first point, that it is very directional specific. And there are two terms, scalar and vector quantities. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जिन quantities को डायरेक्शन स्पेसिफिक होना होता है उनको वेक्टर्स कहा जाता है बच्चों, राइट. दिस टर्म वेक्टर जो डायरेक्शन स्पेसिफिक होती हैं, जो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. और सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो बच्चों, अगर मैं आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में और डिटेल में समझाऊं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों जिनको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी जरूरी नहीं है. मतलब दे आर नॉट डायरेक्शन स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में सब्जी लेने गए, लेट्स सपोज, ठीक है. आपने आलू वाले भैया को बोला कि भैया हमें 2 किलो आलू दे दो. क्या आप ये बोलोगे भैया हमें 2 किलो आलू नीचे दे दो? क्या आप ये बोलोगे भैया हमें 2 किलो आलू ऊपर दे दो? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना. आप सिंपली उसको बोलोगे हमें 2 किलो आलू दे दो, है ना, तो आपको 2 किलो आलू तोल के दे देगा. सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कोई मान लीजिए आप दूध लेने जा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं दूध वाले को? भैया 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो. क्या आप ये कहते हो भैया 1 लीटर दूध देना नीचे से? ऐसा तो नहीं बोलते ना कभी भी. ये 1 लीटर दूध दे दो भैया लेफ्ट से ला के दे दो, ऐसा नहीं तो नहीं बोलते. आप बोलते हो 1 लीटर दूध दे दो. सो देयर आर वेरियस क्वांटिटीज. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बोला, अब जैसे आपको मान लो निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, किसी का एरिया निकालना है, राइट. तो क्या आप एरिया निकालने के लिए डायरेक्शन को देखते हो? नहीं देखते ना. सो दिस इज द रीजन के जो आपकी क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती हैं. हाउ मच अमाउंट यू हैव गिवन टू समवन, आपने कितना पैसा किसी को दिया उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. तो दीज आर द थिंग जिनको आप क्या समझते हो बच्चों, दीज आर सपोज टू बी द स्केलर क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. मास आपका ऐसा ही है, राइट. वेट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना. वेट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट. बट ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक होना पड़ता है. जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अभी डिस्प्लेसमेंट का केस है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स लगाना है तो आप ये पूछोगे कि भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, आगे लगाऊं, पीछे लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट द डायरेक्शन. तो दैट इज व्हाई फोर्स इज सपोज्ड टू बी द वेक्टर क्वांटिटी. सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट द डिस्प्लेसमेंट इज द टोटल पाथ लेंथ. यस, हमने ऑब्वियसली भी डेरिवेशन में अपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि टोटल पाथ लेंथ होता है. एंड इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट भाई एक सबसे छोटा रास्ता होता है, राइट. हाँ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बच्चों. देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं होगा, चाहे 5 मीटर इधर से मेजर करो चाहे उधर से मेजर करो, दोनों का मतलब एक ही है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो हो सकती है. हमने देखा जब साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक पाथ कवर होता है, तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है जीरो आता है. पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव भी आ सकता है. ध्यान रखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. किस केस में नेगेटिव होगा? जरा इस बात को ध्यान से समझो बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो. देखो ये इस केस में नेगेटिव बनेगा कि मान लीजिए आप यहां से यहां गए थे, आप यहां से यहां गए थे, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ठीक है. अब मैंने आपको ये बोला है कि भाई आप ए से सी के लिए मेजर करोगे ना डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर आप में से कोई बंदा ये डिस्टेंस निकाल के दे दे, आप में से कोई मुझे बंदा सी टू ए का डिस्टेंस निकाल के दे दे, तो क्या लगता है अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 5 आ रहा है तो ये क्या डिस्टेंस -5 नहीं हो जाएगा? भाई फाइनल माइनस इनिशियल करना है. फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी, इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा छोटी है. तो जब आप फाइनल में से इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. लेकिन आप इनिशियल में से फाइनल निकाल दोगे तो क्या हो जाता था, माइनस बदल जाता ना, माइनस का सिंबल आ जाता ना. बिल्कुल कुछ ऐसे ही हो रहा है. ऐसे ही हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है वो डायरेक्शन में अगर आप अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हो बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाती है? नेगेटिव में आ जाती है. पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. डिस्टेंस के लिए लिखा है बच्चों, इट कैन आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. सीधी सी बात है, डिस्टेंस या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा. छोटा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको कोई डिस्टेंस ऐसा मिल रहा है जो उससे छोटा है तो भैया वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस थोड़ी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा रास्ता होता है. सो यही पॉइंट देखिए मैंने वहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट में कि ये हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा. क्लियर हो गई यहां तक वाली बात? चलिए आगे चलते हैं फटाफट. नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, विच इज द स्पीड. स्पीड क्या होता है?
देखिए अभी आपने ये समझा कि एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं। अभी आपने ये समझा बच्चों कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो उसमें दो क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। पहली क्वांटिटी थी डिस्टेंस, दूसरी क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने ये पढ़ा बच्चों, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो टोटल पाथ लेंथ कैलकुलेट किया गया उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये डिपेंडिंग अपॉन द पाथ कि आपने जो पाथ सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसके लिए हमेशा मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वही अगर हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हुआ ये था कि ये हमेशा छोटा रास्ता ढूंढा जाता है इस केस में, है ना। हम हमेशा इसमें छोटे रास्ते की तरफ देखते हैं जो सबसे छोटा स्ट्रेट पाथ है। एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इसके ये जो सबसे छोटा स्ट्रेट पाथ है ना बच्चों, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इसमें हमने पढ़ा कि इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, ये जीरो हो सकता है, ये कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा छोटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए बॉडी को करना क्या पड़ा था, व्हाट द बॉडी हैज डन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, सोचो क्या करना पड़ा था। क्या उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ी है, ए से बी, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। जब पोजीशन को चेंज किया तो ही क्या बना, जब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो ही क्या बना, डिस्टेंस बना और डिस्प्लेसमेंट बन पाया था। क्योंकि अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यही है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई बॉडी कितने रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, व्हाट आई हैव सेड विद विच रेट द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन। रेट मतलब कितनी जल्दी जल्दी पोजिशन चेंज कर रही है या धीरे धीरे पोजिशन को चेंज कर रही है। इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कितना जल्दी जल्दी चेंज करता है, देन दैट पोजीशन इज सपोज टू बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। उसी का मतलब है स्पीड। समझो मान लेते हैं कि ये रास्ता एंड ये अपनी गाड़ी, ठीक है, ये हमारी कार है, ये अभी ए पोजीशन पे खड़ी है, यहाँ पर इसकी फाइनल जर्नी का बी पोजीशन है, आप यहाँ खड़े हो। ये गाड़ी यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। आपने इसको ये दो एक्स्ट्रा पोजीशन पर और चेक किया है, ठीक है। ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। ये 4 पोजीशन है जहाँ पर आप बॉडी को चेंज कर रहे हो। आपने ये पाया यहाँ से यहाँ तक आने में उसको अभी लगा 5 मिनट का वक्त, यहाँ से यहाँ आने में उसको सिर्फ लगा 3 मिनट का वक्त, यहाँ से यहाँ वो आ गई 1 मिनट में। आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा टाइम इंटरवल है जहाँ पर इसकी पोजीशन सबसे जल्दी चेंज हुई है। आप क्या सोचोगे, जहाँ पर टाइम सबसे कम लगा है, यानी कि ये 1 मिनट वाला। 1 मिनट वाले केस में बॉडी ने बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज किया डी से बी पे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो 5 मिनट लगा है जब वो ए से सी पर गया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पोजीशन के बीच में उसने अपनी पोजीशन को चेंज करने का रेट सबसे ज्यादा रखा था, इन विच टाइम इंटरवल द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फास्टली, द आंसर विल बी डी एंड बी, डी टू बी से जाने के लिए। लेकिन वही अगर मैं पूछूं मिनिमम किस में रहा तो आप बोलेंगे ए टू सी। तो ये जो पोजीशन चेंज करने का रेट है स्लो है, ज्यादा है। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो व्हाट यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। आप एक्चुअली में उस बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो बच्चों। एंड हियर इज द डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट एट विच इट्स पोजीशन चेंजेस, और यू कैन से द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। आप लोगों ने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने ये पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला वही है बच्चों। जब आपने डिस्टेंस कवर किया है तो ऑब्वियसली बात है पोजीशन चेंज हुई है, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन तक जाने के लिए जो आपको डिस्टेंस लगा, जो पाथ कवर हुआ, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और वो कुछ आपने टाइम में कैलकुलेट किया है, कुछ गिवन टाइम के अंदर कैलकुलेट किया है। तो यहां से जो आप रेशियो निकालोगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीड ही तो रिप्रेजेंट करेगा। और वही हम बार बार बोल रहे हैं कि पोजीशन चेंज होगी तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट होगा तो टाइम लगा होगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। जितना टाइम में उसने डिस्टेंस को कवर किया है उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास स्पीड आ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पीड बच्चों, राइट। एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस, बट ध्यान रखना बच्चों ये कैपिटल एस होता है, स्पीड इज कैपिटल एस, वो स्मॉल एस था जो आपने डिस्टेंस को मेजर किया था। एंड इट्स ऐसे यूनिट इज मीटर पर सेकंड बच्चों। इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट कैन आइदर जीरो और पॉजिटिव, ये क्या पॉइंट है भाई, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो, नाउ यू
हैव द फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट पार्ट बच्चों, फर्स्ट पार्ट आप ये मान लो, डिस्टेंस जो है 0 हुआ। डिस्टेंस 0 होने का क्या मतलब है कि बॉडी चली ही नहीं, उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया। पोजीशन को चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? 0। कुछ भी टाइम रख लो, जो भी टाइम में हुआ होगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका 0 आएगा। So the answer is 0. And what does it mean? What does it mean? It means that the body is at rest position. वो अपनी रेस्ट स्टेट में ही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। क्लियर हो गया फर्स्ट? सेकंड की बात करते हैं। डिस्टेंस अगर पॉजिटिव में है, डिस्टेंस बाय टाइम था ना फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव में है, और हमने यही तो पढ़ा है डिस्टेंस हमेशा किस में कैलकुलेट होता है? पॉजिटिव में कैलकुलेट होता है, वो कभी नेगेटिव में कैलकुलेट तो होता नहीं है। तो टाइम भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा। टाइम कभी सेकंड में मेजर किया क्या आपने? नहीं मेजर किया। ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, तो स्पीड हमेशा बच्चों किस में आएगी? पॉजिटिव में ही आएगी। और यही हम बोल रहे हैं, दिस इज द फैक्ट कि हमेशा ये क्या रहती है? पॉजिटिव में वैल्यूज जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म वेलोसिटी। ये समझना है भाई कि ये वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड तो समझ में आ गया। अब जहां आपने स्पीड में, अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपने डिस्टेंस को यूज किया। हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस के साथ एक और टर्म जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है जहां पर, वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो जब आपने डिस्टेंस को यूज कर लिया किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भाई बुरा नहीं मान जाएगा अपना? तो हमें क्या करना पड़ा? हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक और क्वांटिटी बनानी पड़ी। मजाक कर रहा हूं, ऐसा है नहीं कि हमने खुद बनाई क्वांटिटी, बट व्हाट वी हैव इज कि जैसे आपने डिस्टेंस के बाय टाइम को बोला है स्पीड, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोला जाता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बच्चों बोला जाता है वेलोसिटी। राइट? समझ में आया मैंने क्या बोला? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा समझो कि डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा। भाई हमने ये कहा एक मिनट, हमने ये कहा पार्टिकल यहां जाए, यहां पहुंचा, ये पार्ट इसका डिस्प्लेसमेंट है। दिस पार्ट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। यही बोल रहे हैं हम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा जी, ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जब मैं रेट कैलकुलेट करता हूं पोजीशन चेंज का, तो मैं अगर इस वाले रास्ते से गया हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा स्पीड, क्योंकि मैं डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करूं, अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करूं जो इस रेट पर पोजीशन चेंज हुई है, तो ये वाला क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहां से मुझे एक नई वैल्यू, एक नई क्वांटिटी मिलेगी? एंड दैट क्वांटिटी इज व्हाट यू मीन बाय वेलोसिटी। इसी क्वांटिटी को हम बच्चों कहते हैं वेलोसिटी। भाई अगर आप अपनी पोजीशन चेंज टोटल पाथ ट्रैक पर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा स्पीड। लेकिन अगर आप वो शॉर्टेस्ट पाथ पर अपनी पोजीशन के रेट को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। And this is the definition of the velocity, which is written as that the velocity of the body is the rate at which its position change in a given direction। क्योंकि डायरेक्शन जुड़ गया भाई, ए से सी तक ही जाना है, ऐसे ए से बी सी को कि नहीं जाना। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहां पर भी आपके पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी का। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और यहां फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वहां था डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड में, यहां होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, और क्या चीज है? इसको हम v से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो हो सकता है। आप सोचो जीरो क्यों होगा? आपने पढ़ा है भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वेलोसिटी में जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख रहे हो, क्या वहां पर जीरो नहीं पुट करना पड़ेगा? जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव बनेगा, अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो हमारी v भी कैसी आएगी? हमारी v भी पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, हमने पढ़ा तो डायरेक्शन के हिसाब से बदलता है। इसका मतलब जो इसमें वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि टाइम तो बच्चों पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। राइट? क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ये भी बहुत क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बहुत छोटे छोटे से फैक्ट हैं, वही उन चीज को दोबारा से डिस्क्राइब करना है। जैसे हमने बोला कि स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत होगी क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है, इसलिए ये भी डायरेक्शन स्पेसिफिक है। अब भाई अगर स्पीड डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं थी तो आप क्या कहोगे? स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पेसिफिक है, वो डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है, वो जीरो हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी।
ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपके जो रिलेटेड डाउट्स हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से वो क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो बच्चों, कोई सवाल हो, कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप पहले तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आता है जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, अपना सवाल आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड आई हैव गिवन यू अ होमवर्क, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया है बच्चों, उसका आंसर मुझे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बस पढ़ते रहो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।